सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 में विषय अर्थशास्त्र के पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हमने यह सीखा था कि आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीयक क्षेत्रक। आज हम लोग देखेंगे कि इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना कैसे की जाती है। तो बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक के विविध उत्पादन कार्यों से बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इसके साथ ही इन क्षेत्रकों में पर्याप्त संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्रक में काम करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। बच्चों, अभी हम लोग यह देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्रक के विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना कैसे करते हैं तथा कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। तो हम यह देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए उनको संख्या के रूप में उसे गणना करना एक बहुत ही जटिल कार्य है तथा एक आश्चर्यजनक कार्य भी है। तो अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि हम वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना ना करके बल्कि उनके मूल्यों की गणना करें। हम तीनों क्षेत्रकों के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना नहीं करते हैं, बल्कि उनके अंतिम मूल्यों की गणना करते हैं। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपया होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना की जरूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना ही की जाती है। अंतिम वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मूल्य वृद्धि नहीं की जाती है। जैसे हम यहाँ चाय का उदाहरण लेते हैं। चाय एक अंतिम वस्तु होती है। इससे अन्य कोई वस्तु नहीं बनाई जा सकती है। यहाँ पर इसका मूल्य फिक्स्ड होता है। दुकानदार ने
कितने चाय बनाएं इससे कोई मतलब हमें नहीं है, बल्कि वह चाय वाले हमें 10 रुपये प्रति कप चाय देगा, दूसरे व्यक्ति को भी वही रेट में बेचेगा। आइए अब हम लोग मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में जानेंगे। मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम लोग यह जानते हैं कि मध्यवर्ती अर्थात बीच का वस्तु अंतिम वस्तु उत्पादन के लिए जो भी हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। यदि हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमें चीनी, दूध, चाय पत्ती आदि की आवश्यकता होती है। ये सभी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, क्योंकि इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है और इनसे अंतिम वस्तु चाय बनती है। यहाँ पर दूध का मूल्य 20 रुपया, चीनी का मूल्य भी कुछ होगा। इन दोनों के मूल्य में फिक्स्ड नहीं होगी, इन दोनों के मूल्य में वृद्धि की जाती है जो दुकानदार को लाभ पहुंचाता है। इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में अभिमूल्य वृद्धि की जाती है। आइए बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक जीडीपी के बारे में सीखेंगे। जीडीपी, जिसका पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी वित्तीय वर्ष में देश के सीमा के अंदर प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को कहते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान करता है। जीडीपी में योगदान। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की आर्थिक विकास को मापने का एक पैमाना है। अन्य देश की तरह हमारे देश में भी सकल घरेलू उत्पाद में 3 हिस्से शामिल हैं। प्रथम क्षेत्रक के अंतर्गत 1/4 तथा द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत 3/4 लोग कार्यरत हैं। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कार्यरत है, परंतु जीडीपी में योगदान बहुत कम है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। आइए बच्चों, यहाँ एक
नया शब्द प्रच्छन्न बेरोजगारी आया। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहा होता है या पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं करता है। इस स्थिति को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी शहरों एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं। शहर में प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य आदि कार्य करने वाले लोग इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर हमें यह बेरोजगारी देखने को मिलता है। जैसे यदि आपके घर में 5 सदस्य हैं और एक खेत में सभी लोग काम कर रहे हैं, जबकि उसमें 3 लोगों की ही आवश्यकता है, तो जो 2 लोग अतिरिक्त लगे हुए हैं उनका उत्पादन कार्य क्षमता से कम हो रहा है, अर्थात 2 व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगार या अल्प रोजगार प्राप्त करते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य देती हूँ। प्रश्न संख्या 1, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? प्रश्न 2, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? प्रश्न 3, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं। अब हम इससे आगे के टॉपिक को अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।